कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई 7 जिसका नाम है ज्यामिति अवधारणाएं की अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमको एक तालिका दी गई है जिसकी इस तालिका में पहले स्तंभ में क्रम संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4। दूसरे स्तंभ में आकृति बनी हुई है। तीसरे स्तंभ में हमको बताना है कि आकृति खुली है या बंद, इन दोनों में से बताना है कि आकृति किस प्रकार की है। और चौथे स्तंभ में लिखा हुआ है रेखाखंडों वक्र रेखा दोनों से ही मिलकर बनी है। कि जो क्रम संख्या जो आकृति हमको दी गई है वह खुली आकृति है या बंद आकृति है, इसको हमें स्तंभ नंबर 3 में लिखना है। और आकृति रेखाखंडों द्वारा बनी है या वक्र रेखाओं द्वारा बनी है या दोनों प्रकार की रेखाओं द्वारा बनी है, ये हमको स्तंभ नंबर 4 में लिखना है। तो पहले दो आकृति यहाँ पर भरी हुई हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 में आकृति जो दी गई है यह खुली आकृति है। खुली आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जो ठीक है जिस बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं अगर बाद में हम उसी बिंदु पर आकर नहीं रुकते जहां से शुरू किया था, तो उनको हम बोलते हैं खुली आकृति। अगर जिस बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं बाद में भी उसी बिंदु पर जाकर हम रुक जाएं जिस बिंदु से स्टार्ट किया था, और पहले वाले रास्ते पर से दोबारा होकर नहीं जाना होता हमको, कि जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां पर दोबारा रुकना है, पर उसी जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं बंद आकृति। तो पहले वाले नंबर पर जो आकृति दी गई है यह एक खुली आकृति है और ये सीधी रेखाओं द्वारा बनी है, इसलिए इसके आगे लिखा हुआ है रेखाखंड। और ये खुली आकृति है क्योंकि जहां से शुरू हुई है वहां पर खत्म नहीं हुई है। अब दूसरा नंबर पर जो आकृति है वह है त्रिभुज। ये आकृति एक बंद आकृति है, तीन सीधी रेखाओं से ये बंद आकृति है, कहीं से भी बाहर आने का रास्ता नहीं है, तीनों तरफ से यह बंद है बिल्कुल। तो इसके आगे लिखा हुआ है बंद आकृति। और यह आकृति जो है सीधी रेखाओं द्वारा बनी है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड। कोई भी यहाँ पर तिरछी रेखा नहीं है या कोई घुमावदार रेखा नहीं है जिससे ये आकृति वक्र रेखाओं द्वारा बनती। इस आकृति में केवल 3 सीधी रेखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे रेखाखंड। अब नंबर 3 पर जो आकृति है, देखिए ये जो आकृति है ये भी सभी सभी दिशाओं से बंद है। ये भी सभी चारों तरफ से यह सभी दिशाओं से बंद है। तो अगर हम यहाँ से चलना अगर शुरू करेंगे तो घूमकर बाद में इसी रेखा की बाउंड्री पर जब घूमकर आएंगे तो बाद में इसी रेखा इसी बिंदु पर आकर यहाँ पर रुकेंगे। तो यह सभी दिशाओं से बंद आकृति है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बंद आकृति। और ये जो आकृति है यह सीधी रेखाओं द्वारा बनी हुई है, इसलिए यहाँ इसके आगे हम लिखेंगे रेखाखंड। यह सीधी रेखाओं द्वारा बनी है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम रेखाखंड। अब नंबर 4 पर जो आकृति है, देखिए यहाँ पर ये आकृति कोई भी सीधी रेखा द्वारा नहीं बनी हुई है, घुमावदार रेखा द्वारा बनी है। और यहाँ से ये खुली हुई भी है, बाहर आने का रास्ता भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खुली आकृति। और ये जो आकृति है रेखाखंडों द्वारा नहीं बनी है, ये घुमावदार रेखा द्वारा बनी है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वक्र रेखा। अब नंबर 5 देखिए, नंबर 5 पर जो आकृति है यह भी एक खुली आकृति है। देखिए इधर से ये खुली हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे खुली आकृति। और ये सीधी रेखाओं द्वारा नहीं बनी हुई है, तो जो आकृति सीधी रेखाओं द्वारा नहीं बनती वह वक्र रेखाओं द्वारा बनती है, यहाँ पर हम लिख देंगे वक्र रेखा। नंबर 6 पर जो आकृति है यह देखिए बंद आकृति है, पर यहाँ पर 2 तो सीधी रेखा है और एक फिर ये घुमावदार रेखा है। तो ये जो आकृति है नंबर 6 पर ये हमारी है बंद आकृति। बंद आकृति। और ये आकृति दोनों प्रकार की रेखाओं द्वारा बनी है, इसमें सीधी रेखा भी है और घुमावदार रेखा भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखाखंड, रेखाखंड तथा वक्र रेखा। अब नंबर 7 पर देखिए, नंबर 7 पर जो आकृति है ये खुली हुई आकृति है, यहाँ से खुली हुई आकृति है, तो इसको हम लिखेंगे खुली आकृति। खुली आकृति। और ये खुली आकृति है और इसमें कोई सी भी सीधी रेखा नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वक्र रेखा द्वारा बनी हुई ये आकृति है।
अब नंबर 8 पर जो आकृति बनी हुई है ये भी एक बंद आकृति है, पर यहाँ पर दो सीधी रेखा है और फिर एक घुमावदार रेखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बंद आकृति, बंद आकृति। पर यहाँ पर ये बंद आकृति तो है, पर दोनों प्रकार की रेखा है, यहाँ पर सीधी रेखा भी है और वक्र रेखा, वक्र रेखा भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखाखंड तथा वक्र रेखा। तो प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, किसी बिंदु से प्रारंभ कर उसी बिंदु पर पहुंचा जा सके तथा उस बिंदु पर पहुंचने तक उस आकृति को दोबारा चलना ना पड़े, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अगर एक ऐसी आकृति है जिसमें एक बिंदु से हम चलें और बाद में जाकर उसी बिंदु पर आ जाएं, और जिस जिस रास्ते पर हम आए हैं उस रास्ते पर दोबारा हमको नहीं चलना है। तो जैसे हम इस रास्ते से आए थे और घूमकर इसी बिंदु पर पहुंच गए, हमने जिस रास्ते पर चल कर आए थे उस रास्ते पर दोबारा नहीं चलना पड़ा हमें, तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं बंद आकृति। जहां से हम शुरू करते हैं अगर वहां पर ही खत्म हो जाए हमारी यात्रा, तो ऐसी आकृति कहलाती है बंद आकृति। तो ऑप्शन ए है खुली आकृति, बंद आकृति, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह है बंद आकृति, चारों तरफ से बंद आकृति है ये। अब नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में वक्र रेखा से बनी आकृति छांटिए। अब हमको बताना है कि ये जो चार आकृति यहाँ पर दी गई हैं इनमें से कौन सी वक्र रेखाओं द्वारा बनी है। वक्र रेखाओं का मतलब है जो रेखा सीधी नहीं होती उनको हम वक्र रेखा कहते हैं। तो पहली आकृति में तो 3 सीधी रेखा है, तो ये तो उत्तर नहीं है। दूसरी आकृति में भी 4 सीधी रेखा है, तो ये भी उत्तर नहीं है। तीसरी आकृति में यहाँ पर 6 सीधी रेखा है, तो ये भी एक वक्र रेखा नहीं है इस आकृति में। और जो नंबर 4 पर है, जो चित्र दिया गया है इसमें जो रेखा है वो घुमावदार रेखा है, घुमावदार रेखा ही वक्र रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अगला नंबर देखिए, नंबर 4, समतल में स्थित किसी बिंदु से उस तल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कि एक समतल में, जैसे हमने ये एक समतल बना दिया और इस समतल में जैसे कोई बिंदु है, इस बिंदु से कितनी रेखा हम इस समतल में खींच सकते हैं। तो समतल में एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं कि जिनकी गिनती करना भी संभव ना हो। तो समतल में एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जाती है, और केवल एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असंख्य, कि इतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं कि जिनकी गिनती भी ना हो। नंबर 5, निम्न वस्तुओं में समतल पृष्ठ वाली वस्तु को छांटिए। अब प्रश्न संख्या 5 में हमें समतल पृष्ठ वाली वस्तु को छांटना है। समतल पृष्ठ वाली वस्तु देखिए, पहली वस्तु है पाइप। पाइप का तल तो घुमावदार होता है, तो ये समतल पृष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है संदूक। हाँ, संदूक में प्रत्येक सतह समतल होती है, प्लेन होती है, तो इस संदूक के पृष्ठ जो होते हैं वह समतल पृष्ठ होते हैं। संघवाकार टोपी का भी पृष्ठ घुमावदार होता है, ये भी समतल पृष्ठ नहीं है इसमें। संघवाकार टोपी में एक वक्राकार पृष्ठ होता है, एक समतल होता है। नींबू का तल भी वक्र तल होता है, वक्र तल, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न वस्तुओं में वक्रकार पृष्ठ वाली वस्तुएं बतानी है हमको, कि कौन सी वस्तु वक्रकार पृष्ठ वाली है। तो गेंद का पृष्ठ हाँ वक्रकार होता है, घुमावदार होता है, तो गेंद भी है इसमें, गेंद भी है इस जिसका पृष्ठ वक्रकार है। और ऑप्शन बी है टमाटर, टमाटर का पृष्ठ भी वक्रकार होता है, घुमावदार। और किताब का पृष्ठ समतल होता है, तो समतल किताब का तल तो वक्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे। तो डी पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। गेंद और टमाटर दोनों का ही तल वक्रकार होता है, का पृष्ठ वक्रकार पृष्ठ होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, आकृति में रेखाखंडों की संख्या है। ये जो आकृति दी गई है इसमें कितने रेखाखंड है। देखिए, अगर ए से शुरू होने वाले रेखाखंड लिखे हैं तो एक तो है ए सी, फिर है ए डी, उसके बाद है ए ई, फिर उसके बाद है ए बी,
तो 4 रेखाखंड है ए से शुरू होने वाले। अब सी से शुरू होने वाले रेखाखंड, एक तो हो जाएगा सी डी, फिर उसके बाद सी ई, उसके बाद सी बी। एक तो सी डी, सी ई और सी बी, 3 रेखाखंड हो जाएंगे सी से शुरू होने वाले। अब डी से शुरू होने वाले देखिए, डी से ई, डी से बी, डी से ई और डी से बी, ये हो जाएंगे 2 रेखाखंड। और फिर ई से एक ही रेखाखंड है ई बी। देखिए ई से शुरू होने वाला ई डी भी होगा, पर ई डी हमने लिख लिया है डी ई के रूप में। तो ई बी एक ही रेखाखंड। तो कुल मिलाकर 4 3 7 2 9 और एक ये 10, टोटल 10 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, नीचे दिए गए ए बी सी डी खंडों में से सर्रेख बिंदुओं के समूह को लिखना है। हमें सर्रेख बिंदुओं को छांटना है। कि उदाहरण दिया गया है, सर्रेख बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक ही सीध में हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। ऐसे बिंदु को हम सर्रेख बिंदु कहते हैं। तो हमको देखना है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ये जो बिंदु है ये 3 सीधी रेखाओं द्वारा, एक ही रेखा पर नहीं है, सीधी रेखा पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पर हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी सर्रेख बिंदु दिए गए हैं। और ऑप्शन नंबर सी में जो बिंदु दिए गए हैं वे भी सर्रेख नहीं है, क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में भी तीनों बिंदु सर्रेख दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बी, सी, सी डी और या बी और डी। तो बी और डी वाले जो थे ये दोनों, बी वाला ऑप्शन और डी वाले ऑप्शन में जो चित्र दिए गए हैं उनमें बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। तो बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर, अर्थात डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, बी और डी। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में हमसे कहा गया है चित्र में दिए गए रेखाखंड की लंबाई बतानी है सेंटीमीटर में। अब हमको अपनी पटरी लेनी होगी, पटरी की सहायता से हम इसकी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ये आ गई है हमारी पटरी, इसको रखते हैं हम। देखिए आपकी पटरी और इस पटरी में काफी अंतर है, तो आप अपनी स्केल अपनी पटरी के से सही माप मापिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर जो माप आएगी ये अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्केल है वह अलग है, अलग स्केल है। देखिए अगर यहाँ से अगर इसकी लंबाई मापते हैं तो 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, ये 2.7 तक, 2.7 तक जाएगी। तो इसकी लंबाई हो जाएगी इस प्रश्न में, यहाँ लिखते हैं 2.7 सेंटीमीटर। देखिए ये जो उत्तर आया है, जब आप अपनी उत्तर अभ्यास पुस्तिका में अपनी पट्टी की सहायता से मापेंगे तो अपनी पट्टी की सहायता से ये आएगा 4.1 सेंटीमीटर। ये आएगा 4.1 सेंटीमीटर। तो सही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4.1 सेंटीमीटर। पर देखिए मैंने आपको मापकर दिखा दिया है कि कैसे रेखाखंड की लंबाई मापनी है, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर जो स्केल का जो साइज है वह अलग है, जो वास्तव में स्केल होती है उससे अलग है। तो यहाँ 0 से रखना है, शुरू करना है, और कहाँ तक जा रही है रेखा ये देखना है बस हमको, कि ये जा रही है 2.7 तक, 2.7 तक इसकी लंबाई है हमारी इस स्केल की मदद से, ठीक है। वैसे जो स्केल आपके पास होगी, जो पटरी आपके पास होगी उसमें उससे लंबाई आएगी, इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा 4.1 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है अपने प्रवेश में किरण का स्वरूप दिखाई देता है। कि हमको बताना है कि किरण जो होती है उसका रूप इनमें से किस उदाहरण में दिखता है। सूर्य से निकलने वाली रोशनी में, देखिए सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी है उसका शुरू होने का हमको पता है, खत्म होने का पता नहीं है। जैसा कि किरण की परिभाषा होती है कि रेखा का प्रारंभिक बिंदु हमको पता होता है परंतु उसका अंत्य बिंदु नहीं होता। तो सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी है उससे हमें किरण की अनुभूति होती है। तो ऑप्शन ए तो सही है। टॉर्च से निकलने वाली निकली रोशनी में, तो टॉर्च से निकलने वाली जो रोशनी है वह भी किरण के रूप में निकलती है, कि शुरू होने का पता है टॉर्च से शुरू हुई है, पर आगे कहाँ तक जाएगी ये हमको पता नहीं है। तो ये डी बी वाला ऑप्शन भी सही है। किरण का ही एक उदाहरण है, दिए से रोशनी में, दिए की रोशनी में दिए से निकलने वाली जो रोशनी है वह भी किरण के रूप में चलेगी। तो ये भी उदाहरण जो है सही है।
तो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी में, तो उपयुक्त सभी में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के तीनों उत्तर सही दिए गए हैं इस प्रश्न में। नीचे दिए गए रेखाखंडों की लंबाई के अंतर की लंबाई रेखाखंड से खींचिए। देखिए, जब इस रेखाखंड की लंबाई आप मापेंगे ए से बी तक की अपनी पट्टी की सहायता से, ये आएगी 4.1 सेंटीमीटर। और जब आप सी से डी तक की दूरी नापेंगे अपने पटरी से, तो ये आएगी 2.6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है नीचे दिए गए रेखाखंडों की लंबाई के अंतर के बराबर रेखाखंड हमको खींचना है। कि जो रेखाखंड दिए गए हैं इनकी जो लंबाई है पहले उनका अंतर ज्ञात करो। इनको घटाएंगे, पहले 11 में से 6 गए 5, 3 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 1, तो 1.5 आ गया है। अब हमको इनका जो ये अंतर आया है 1.5, 4.1 में से 2.6 माइनस करने के बाद 1.5 हमको मिला है। ये जो 1.5 आया है इसके बराबर एक लंबाई हमको यहाँ पर खींचनी है। तो पहले हम अपनी पटरी लेंगे और पटरी की सहायता से 1.5 की लंबाई खींच देंगे। तो यहाँ 1 से शुरू करेंगे, तो यहाँ तो 1 हो गया, फिर उसके बाद 1.5। तो ये लंबाई हमारी प्रदर्शित कर रही है एक अन्य भुजा को, जो इन दिए गए रेखाखंड के अंतर से बनी है। इसका नाम हम लिख लेते हैं, जैसे ई और एफ, ये जो नई रेखा बनी है। पहली दो रेखा की लंबाई को घटाने के बाद आया था 1.5 सेंटीमीटर। तो ये ई और एफ जो रेखा है यही है 1.5 सेंटीमीटर। पटरी की सहायता से इन दोनों लंबाई के अंतर का अंतर जो आया है उसके बराबर हमको लाइन खींचनी थी, वो है हमने खींची है ई एफ। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित परिस्थितियों में इन बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, ये हमको बताना है। देखिए, बिंदु बी से कितने रेखाखंड आप खींच सकते हैं। ए से, पहले देखिए ए से ए ई तो प्रश्न में दिया गया है। ए से ई बी भी खींचा जा सकता है। ए से देखिए ए बी खींचा जा सकता है। ए से ए सी खींचा जा सकता है। तो रेखाखंड देखिए नंबर 2 पर जो रेखाखंड आएगा वो एक ए ई तो प्रश्न में लिखा हुआ हुआ है, एक हो जाएगा ए डी। नंबर 3 पर एक हो जाएगा ए सी। नंबर 4 पर एक हो जाएगा ए बी। ठीक है, एक प्रश्न में दिया गया है, 3 हमने खींच दिया है बिंदु ए से शुरू होने वाले। अब बिंदु बी से शुरू होने वाले रेखाखंड देखते हैं कितने हैं। बिंदु बी से शुरू होने वाले कितने हैं, देखिए बी से शुरू होने वाला एक तो बी ए था, तो या तो इसको ए बी लिख लीजिए या बी ए, बात एक ही है। तो बी से शुरू होने वाला एक तो है बी सी, उसके बाद है बी डी, उसके बाद है बी ई। ये 3 रेखाखंड है बी से शुरू होने वाले। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी, बी डी, और ये है बी ई। उसके बाद देखिए अब सी से स्टार्ट होने वाले बिंदु देखते हैं कौन कौन से हैं। सी से स्टार्ट होने वाले एक तो सी बी था, ये तो पहले वाले बी से शुरू हो, या तो इसको बी सी नाम लिखिए या सी बी, बात एक ही है। तो सी से शुरू होने वाला एक बिंदु है, देखिए एक तो है सी डी और एक है सी ई। ये 2 रेखा खींची जा सकती हैं यहाँ से। तो एक तो हो गया सी डी और एक 9वें नंबर पर हो जाएगा सी एफ। फिर 10वें नंबर पर डी से शुरू होने वाला एक ही रेखाखंड है केवल, यहाँ पर डी एफ। डी ई है ये, ठीक है, सी ई, और ये हो गया डी ई। तो कुल मिलाकर इस आकृति में जो बिंदु दिए गए हैं उनसे हम 10 रेखाएं, 10 रेखाखंड खींच सकते हैं। तो कुल रेखाखंड कितने हैं, संख्या कुल संख्या बराबर 10, इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 13। चित्र में दर्शाए गए शीर्ष व रेखाखंडों के नाम लिखिए। इस चित्र में जो शीर्ष दिए गए हैं, देखिए शीर्ष उसको कहते हैं कोने। कोने या जहां पर दो रेखाखंड का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो उसको शीर्ष बोलते हैं। देखिए बंद आकृति है, बंद आकृति में जहां 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 शीर्ष हैं। तो शीर्ष में है ए बी सी
डी और ई, ये 5 शीर्ष हैं इस चित्र में, और इस चित्र में रेखाखंडों के नाम और लिखने हैं कि कौन कौन से रेखाखंड यहाँ पर हैं। ए से शुरू होने वाला एक तो है ए बी, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, डी से ई तक, और ई से ए तक, और ए से बी तक वाला तो हो गया है। तो इसमें कुल 5 रेखाखंड है, 5 रेखाखंड है, कुल संख्या हो गई है 5। 5 रेखाखंड है इसमें। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 14। एक सरल रेखा से सरल रेखा से 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। अच्छा, अब हमको दिए गए एक सरल रेखा से 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमको खींचना है। एक सरल रेखा से हमको 6 पॉइंट, पहले तो हमको एक सरल रेखा बनानी है, तो पहले हम एक रेखा बनाएंगे। देखिए रेखा के, ये हमने बना दी है एक रेखा। ठीक है, रेखा के दो अंत्य बिंदु होते हैं। हाँ, रेखा का कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता, इसको दोनों दिशाओं में हम अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। इस रेखा से हमको 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो इस रेखा पर हम कोई से दो बिंदु लेंगे जिनके बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसकी मदद से एक पटरी लेते हैं पहले। अब हमको 6.5 की एक लाइन खींचनी है। तो जैसे एक बिंदु तो हम यहाँ पर रख लेंगे, ये जो रेखाखंड है इससे खींचते हैं एक बिंदु जीरो से, और दूसरा बिंदु हो जाएगा 6.5 यहाँ पर। ये रेखा हमने खींच दी है। तो जैसे इस रेखा पर एक बिंदु यहाँ पर है ए, और ये दूसरा बिंदु है बी, तो हमने एक रेखा से उस पर दो निश्चित बिंदु लेकर एक रेखाखंड खींच दिया है 6.5 सेंटीमीटर का। ये हो गया है 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में हमको सत्य असत्य बताने हैं कि पटरी प्रकार की सहायता से हम किसी रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर हिस्सों में। तो पटरीय प्रकार की सहायता से हम एक रेखाखंड को, प्रत्येक रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये कथन तो हमारा है सत्य। अब अगला सवाल देखिए, दिए हुए रेखाखंड का केवल एक ही लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई रेखाखंड है जैसे ए और बी, इस रेखा का अगर हम लंब समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक का मतलब है इस इन दोनों बिंदु ए और बी के बीच का जो मध्य बिंदु है जैसे पी, तो पी पर एक ऐसी रेखा जो ए बी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, उसी को हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब है वह रेखा जो दिए गए रेखा पर लंबी होती है और उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती भी है। तो ऐसा केवल एक ही रेखाखंड लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है प्रत्येक रेखा का। तो प्रश्न में बोला गया है दिए गए रेखाखंड का केवल एक ही समद्विभाजक खींचा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला सवाल है, दी हुई रेखा से बाहर किसी बिंदु से उस रेखा पर दो लंब खींचे जा सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई रेखा है और इस रेखा से बाहर कोई एक बिंदु है, और इस बिंदु से अगर हम इस रेखा पर लंब गिरे, लंब गिरने का मतलब है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वह केवल एक बनेगा। पर यहाँ पर लिखा हुआ है दी हुई रेखा से बाहर स्थित किसी बिंदु से उस रेखा पर दो लंब खींचे जा सकते हैं। तो इस रेखा पर इस बिंदु से केवल एक ही लंब खींचेगा, दो नहीं खींचेंगे, तो ये हमारा असत्य है। अगला सवाल है, दो रेखाखंड दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। देखिए, दो लाइन एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काट सकते हैं, ये तो गलत लिखा हुआ है, असत्य है। अगला सवाल, दो दिए हुए बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हाँ, अगर दो हमारे पास बिंदु हैं तो दो बिंदु से केवल एक ही सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये कथन है बिल्कुल सही। एक दिए हुए बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए, एक बिंदु से हम केवल अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु से अनेक रेखाएं, तो यह कथन तो हमारा है असत्य है। एक ही रेखाखंड की दो विभिन्न लंबाइयां हो सकती हैं।
देखिए, अगर हमारे पास एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई आज नापिए या कल को नापिए, रहेगी वही 1.5 सेंटीमीटर। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। अब प्रश्न संख्या 16 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित या अनिश्चित? देखिए, रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित, क्योंकि इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, कहाँ पर शुरू होगा और कहाँ पर खत्म होगा, ये हमको पता है। रेखा की जो लंबाई है सीमित है या असीमित है? देखिए, रेखा की जो लंबाई होती है वह होती है असीमित, उसको दोनों दिशाओं में हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, असीमित होती है उस रेखा की लंबाई। अब अगला विकल्प है, एक तल वह है जिसकी लंबाई केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तल वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसकी कोई मोटाई नहीं होती है। अगला विकल्प है, खालिस्तान है, दो बिंदुओं से होकर समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, दो बिंदुओं से हम अनेक समतल प्राप्त कर सकते हैं, अनेक समतल। और किरण में केवल एक ही बिंदु होता है, किरण में केवल एक ही बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं प्रारंभ बिंदु। तो यहाँ हमको भरना है प्रारंभ। तो प्रश्न संख्या 16 कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ हमारी अभ्यास इकाई 7 के सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।